Good evening, doctor, and to everyone who is watching this session. Today we have with us Dr. Amol Jawale, and today Dr. will be sharing his insight on topic of understanding postpartum depression. मतलब प्रसवोत्तर के बाद में होने वाला जो डिप्रेशन है उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं. सो डॉक्टर, लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन. मेरा पहला सवाल टॉपिक से रिलेटेड आपसे होगा कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन के मुख्य लक्षण और संकेत क्या होते हैं और यह कैसे सामान्य प्रसव के बाद होने वाले मूड के बदलावों से अलग होता है. पोस्टपार्टम डिप्रेशन मतलब हम अगर सिंपल भाषा में अगर समझना चाहे तो डिलीवरी के बाद जो महिला में मानसिक लक्षण होते हैं और जो उदासी या चिड़चिड़ाहट या मन न लगना, खुद के प्रति या बेबी के प्रति निगेटिव भाव आना, ये सारे लक्षण पोस्टपार्टम डिप्रेशन मतलब प्रसव के बाद होने वाले अवसाद के लक्षण हम मानते हैं. अभी ये जो चीज है ये पोस्टपार्टम ब्लूज से भी थोड़ी मेल खाती है, पर वो टाइम क्राइटेरिया मैच नहीं करती. दैट मीन्स कि किसी महिला को डिलीवरी के बाद कुछ हद तक चिड़चिड़ाहट होना, उदास लगना, मन न लगना, नींद न लगना, ये सामान्य होता है. सिंपल भाषा में हम ये बोलेंगे कि 10-14 दिन तक ये रह सकता है और इसको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत होती नहीं है. बट बहुत सारी महिलाओं में ये जो लक्षण है ये 14 दिन से ज्यादा रहते हैं और उसका सिवियरिटी कुछ ज्यादा होता है. कुछ केसेस में वो खुद के प्रति या बेबी के प्रति बहुत निगेटिव भाव आना, मतलब बेबी का केयर बंद करना, दूध ना पिलाना, बेबी को हार्म करने के थॉट्स आना या एक्ट्स होना, इस हद तक भी जा सकते हैं. तो हम इसको जनरली पोस्टपार्टम डिप्रेशन ऐसा कहते हैं. पोस्टपार्टम डिप्रेशन ये जनरली पेरीनेटल डिप्रेशन का ही एक पार्ट आता है. जैसे कि ICD-11 जो कि एक रिसेंट मॉडिफिकेशन बताता है कि डिप्रेशन ऐसा कोई नया एंटाइटी नहीं है डिलीवरी के बाद. डिलीवरी के साथ एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर के तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि डिलीवरी हैज प्रेसिपिटेटेड द डिप्रेशन इन अ वल्नरेबल पर्सन. सो दिस इज हाउ इट डिफरेंशिएट फ्रॉम पोस्टपार्टम ब्लूज एंड टिपिकल डिप्रेशन. डॉक्टर, पोस्टपार्टम डिप्रेशन कितने आम है और किन कारणों के कारण कुछ महिलाओं में यह समस्या होती है जबकि सब महिलाओं को ऐसा नहीं होता है. पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत ही आम है, पर इसके जो स्टैटिस्टिक्स है ये थोड़े वैरी करते हैं क्योंकि प्रिवेलेंस और इंसिडेंस हम जनरली स्टैटिस्टिकल डेटा से कैलकुलेट करते हैं. कितना आम है ये जनरली अपने देश में बताना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसके ऊपर प्रिवेलेंस स्टडीज नहीं हुई है. मतलब कितनी महिलाओं को होता है इसका रिपोर्टल भी कम है, ट्रीटमेंट को आते नहीं है. पर जैसे हमने आज तक देखा है मेडिकल कॉलेजेस में या हमारे पर्सनल प्रैक्टिस में, तो ये बहुत ही आम है. और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है कि इसको ट्रीटमेंट नहीं दी जाती. ट्रीटमेंट इसमें जनरली डिनाई की जाती है या बाकी अंधविश्वास जैसे कि भूत आ गया शरीर में या ऐसे कोई चीजों में लोग डाइवर्ट हो जाते हैं और रियल ट्रीटमेंट से दूर होते हैं और इसमें अल्टीमेटली बीमारी और बढ़ जाती है. पोस्टपार्टम डिप्रेशन को अगर सही से ट्रीट ना किया जाए तो जैसे कि आपने बताया कि इसमें जनरली लोग ट्रीटमेंट लेते ही नहीं है, उनको ये लगता ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम है, तो वो दूसरी चीजों की तरफ जाते हैं. तो इसमें अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए तो क्या माँ और बच्चे दोनों को क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है दोनों के लिए और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? देखो, कोई भी बीमारी जब जल्दी पकड़ में आ जाए तो ट्रीटमेंट आसान होता है. अगर मान लो पैर में अगर कांटा चुभ गया है तो उसको जल्दी ही निकाल लो तो अच्छी बात है, नहीं तो सेप्टिक हो जाएगा. कुछ इसी प्रकार से समझे कि अगर महिला को अगर प्रसव के बाद अगर उदासी, चिड़चिड़ाहट ये लक्षण होते हैं तो स्टार्टिंग में अगर उसको बाकी सारी चीजों में अगर काम किया जाए जैसे कि काउंसलिंग हो गया, थेरेपी हो गया, उसके बाकी बायोलॉजिकल फंक्शन को स्टेबलाइज करने के लिए कोशिश, जैसे कि समय पे खाना, समय पे सोना, उसको एक इमोशनल सपोर्ट देना, जो कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हस्बैंड का कि ही शुड बी इमोशनली प्रेजेंट. उसका भावनिक सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर ये चीज नहीं हुई तो ऐसी महिलाएं कि जो पहले से थोड़ी चिड़चिड़ी थी, थोड़ी सी इमोशनल थी, ऐसी महिलाओं में ज्यादा डिप्रेशन बढ़ सकता है. अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो ये बेबी के केयर के ऊपर बहुत निगेटिव इफेक्ट करेगा. ये ट्रीट करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि जो होता है ना, नवजात शिशु एक हेल्पलेस क्रिएचर होता है. पृथ्वी पे आया हुआ एक हेल्पलेस क्रिएचर है नवजात शिशु, जिसका सब कुछ माँ होती है. कल्पना करके देखो, अगर माँ ही
उसके प्रति निगेटिव होगी तो क्या करें, यू नो। सो माता को जल्दी ट्रीट करना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है प्रसव के बाद होने वाली उदासी की बीमारी में। तो प्रसव के बाद होने वाले हार्मोनल और बायोलॉजिकल बदलाव की पोस्टमार्टम डिप्रेशन के विकास में कैसे भूमिका निभाते हैं, और यह जानकारी उपचार को कैसे बेहतर बना सकती है? यस डेफिनेटली, जैसे कि डिप्रेशन जो बढ़ता है डिलीवरी के बाद या प्रेगनेंसी के लेटर स्टेजेस में, तो हम इसमें कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं कि अगर प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन अगर मोटा मोटी 9 महीना है तो हम उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर से 3 हिस्सों में अगर डिवाइड करें तो ये पता चलता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़े नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब चौथा महीना से लेकर 7वें महीने तक इतना मतलब स्टेबल रहता है, पर 8वां 9वां महीना जो लास्ट टाइम होता है प्रेगनेंसी का, तो उसमें जनरली सिम्टम्स बढ़ते हैं। तो इसमें हार्मोनल चेंजेस बहुत जरूरी होते हैं। एक कॉर्टिसोल रिलेटेड फैक्टर्स बताए गए हैं कि कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है और बहुत सारे हार्मोन होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन प्ले करते हैं। जैसे वो बढ़ते हैं उसके बाद अवसाद के लक्षण बहुत बढ़ जाते हैं। डिप्रेशन और बढ़ता है डिलीवरी के बाद, क्योंकि जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है वो ना कि सिर्फ शरीर के लिए थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग होता है, वो मन के लिए भी बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। एट द सेम टाइम बच्चा रात में 10 बार उठता है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ये करना पड़ता है। प्रसव के दौरान जो टाका लगाया जाता है उसमें पीड़ा होती है, या किसी महिला का अगर सीजरियन सेक्शन हुआ है तो उसका पेन होता है। तो ये सारे कंबाइन होते हैं फैक्टर, मतलब बच्चे का रोना, बच्चे का नींद से बार बार उठना और माता की पूरी नींद ना होना, फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट ना होना, तो इसके कारण कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ये भी देखा जाता है कि कुछ केसेस जो बहुत ज्यादा सीवियर है उसमें अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग का कुछ प्रिकॉशंस बताएं तो उसमें मतलब प्रिकॉशन मतलब अगर मान लो किसी को ट्रीटमेंट चल रही है, एंटी डिप्रेसेंट अगर पोस्टमार्टम डिप्रेशन के लिए दिए जा रहे हैं, तो उसमें अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग प्रिकॉशंस अगर बताएं तो उसमें कुछ आसानी हो सकती है। बहुत सीवियर केसेस में हम ब्रेस्ट फीडिंग बंद करने को भी बोलते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के बाद थोड़ा जैसे बेबी ब्रेस्ट सकिंग करता है तब थोड़ा प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन ये 2 हार्मोन्स बढ़ते हैं, और ये हार्मोन्स सीवियर केसेस में डिप्रेशन को और बढ़ाते हैं। पर हम ये डिसीजन बहुत ही सोच समझ के लेते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से। अगर मान लो ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो बेबी को और माता को क्या रहेगा, रिस्क फैक्टर रहेगा। तो हम ऐसे कुछ सिलेक्टेड केसेस में ब्रेस्ट फीडिंग बंद करने की भी सलाह देते हैं और फॉर्मूला फीड पे शिफ्ट होने के लिए भी बताते हैं विथ consultation from pediatrician and gynecologist at the same time. So yes, definitely hormonal factors are important in generation of this problem. गर्भावस्था के दौरान पोस्टमार्टम डिप्रेशन के जोखिम को कम करने के लिए कौन कौन सी रोकथाम के उपाय अपनाए जा सकते हैं, और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए प्रीनेटल केयर को कैसे अनुकूलित किया जा सकता है? तो जनरली ऐसे बताए रोकथाम इलाज से अच्छी होती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बट यस, पर ये हमेशा हम प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, हमेशा रोकथाम नहीं हो पाएगी। तो बहुत बार क्या होता है कि जनरली हमें कुछ चीजें असेस करनी है, जैसे कि ANC चेकअप होता है ना, जैसे कि डिलीवरी मतलब का सारा एक वर्कअप होता है 9 महीने का। जब पता चलता है कि प्रेगनेंसी है तब आपने सुना होगा कि हीमोग्लोबिन कितना है वो देखा जाता है, HIV है कि नहीं उतना देखा जाता है। तो वैसे ही एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट अगर हो, गायनेकोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन के साथ अगर एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल असेसमेंट हो, जिसमें हम अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही मतलब पहले 2-3 महीने में ही अगर ये पता कर पाए कि अगर पास्ट में कोई साइकेट्रिक हिस्ट्री रह चुकी है क्या ट्रीटमेंट की या इलनेस की, या इसमें और कोई ऑनगोइंग फैक्टर्स है क्या। बहुत बार सिंगल मॉम ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है। तो कुछ रिस्क फैक्टर हमें पता करने चाहिए कि जिसमें पास्ट हिस्ट्री ट्रीटमेंट की इलनेस की थी, या जिसमें सपोर्ट नहीं था, सोशल सपोर्ट नहीं था, जिसमें सिंगल मॉम है या एडवर्सिटीज है या इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे कि हम देखते हैं मेट्रो सिटीज में IT सेक्टर, जिसमें कि काम के रिलेटेड चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे इसमें हम बोलेंगे कि साइकोलॉजिकली दीज केसेस आर द रिस्क फैक्टर, मतलब इनमें ज्यादा तकलीफ होने की संभावना है। तो ऐसे इसमें हम प्रिवेंशन के लिए कुछ चीजें बताएंगे, जैसे कि आप बेसिक चीजों के ऊपर काम करें, पूरी नींद ले, समय पे खाए, झगड़ा ना करे, सास बहू के झगड़ों को 9 महीने के लिए भूल जाए, जीवन में सब अच्छा ही चल रहा है ऐसा ही खुद को पॉजिटिव एफर्मेशन के तरीके से बताए हैं। तो ऐसी अगर चीजें हम करें तो सही होगा। तो मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सारे ऐसे केसेस है कि जो ऑनगोइंग ट्रीटमेंट में थे एंड विथ मेडिकेशन एज वेल एज विदाउट मेडिकेशन उन्होंने बहुत ही अनइवेंटफुल प्रेगनेंसी उनका रहा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ माता को भी और बच्चे को भी। तो यस डेफिनेटली प्रिवेंशन इसमें पॉसिबल है।
बहुत केसेस में प्रिवेंशन पॉसिबल नहीं है, उसमें हार्म रिडक्शन मतलब नुकसान को कम करना भी बहुत संभव है। तो इसके लिए जरूर काम किया जा सकता है और ये बहुत कारगर भी साबित होता है। कि हम लोग एडिक्वेट स्लीप लें और ऐसे कुछ माइंडफुलनेस एक्टिविटी और सेल्फ केयर जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं उसको अगर हम करते हैं तो पोस्टपार्टम पीरियड में इसको हम कम करने के लिए और अपने मेंटल स्टेट को सही करने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस में, आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। मतलब अगर किसी को तकलीफ नहीं है फिर भी साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये डेफिनेटली इसमें हमें एक माइंडफुलनेस एक तरीका सीखना है। योगा प्रैक्टिसेस अभी कैसा होता है ना कि उसमें भी कुछ कंट्रोवर्सी होती है कि एक्सरसाइज करना चाहिए कि नहीं, क्या खाना चाहिए, प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए, बाल धोने चाहिए कि नहीं, बहुत सारे मिथ्स और चीजें होती है। मतलब उसमें थोड़ा इन लॉज का भी प्रेशर होता है, मॉम का भी प्रेशर होता है कि हमारे जमाने से हमने ऐसे ही फॉलो किया, आप भी ऐसे ही फॉलो करो। सो इसमें हम तो ये बताएंगे कि जो भी आप करें एक्सरसाइज उसके पहले डॉक्टर से बात कर लो। पर कुछ चीजें हैं कि जो एकदम ही आप घर में बैठे कर सकते हो, जैसे कि आप थोड़ा बहुत वॉक कर सकते हो, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, यू नो। और एक चीज है कि सब अच्छा हो रहा है, ये अगर हम एफर्मेशन दे, मतलब बोलते हैं ना कि सच वही है जो आप विश्वास रखें। तो राइट। बड़े बुजुर्ग लोगों ने और बहुत सारे फिलोसोफर्स ने बताया कि सोच समझ के मानना, क्योंकि जो मानोगे वही होगा। ठीक है, अगर हम मान ले कि जीवन खराब है तो वही चीजें हमारे शरीर में भी एक नेगेटिव इफेक्ट डालती है। तो हम अगर पर्टिकुलरली ये टाइम फ्रेम में अगर फैमिली को इस प्रकार से काउंसलिंग करें कि घर में जो भी झगड़े हैं उसको थोड़ा सा एक साल के बाद देख लेंगे, और अभी बस एक दूसरे के साथ अच्छे रहने की बात करो, नाटक ही समझ लो, पर एक दूसरे के साथ अच्छे रहने का नाटक कर लो, यू नो। नाटक के तौर पे ही अगर अच्छा अच्छा अगर बोला जाए तो है ना, इसका इफेक्ट बहुत अच्छा हो सकता है। तो हम जनरली एक चीज बताएंगे माइंडफुलनेस की, उसमें हमें ज्यादा आगे या ज्यादा पीछे में ना रहकर अभी में थोड़ा ध्यान देना है। जो भी हो रहा है अनिश्चित तौर से हो रहा है, पर अच्छे के लिए हो रहा है, ये दृढ़ विश्वास बनाए। अगर कुछ कठिनाइयां आती है तो हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे के साथ है ना सिंपल भाषा में डिस्कशन करना चाहिए, उसमें आर्गुमेंट जीतने की कोशिश ना हो। ठीक है, मतलब मान लो कि प्रेगनेंसी में थोड़ा महिलाओं का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, तो उनके हस्बैंड ने भी वो समझ लेना चाहिए। या जैसे होता है ना कि आपने एक थोड़ा एनोलॉजी बताता हूँ कि शेर होता है ना, तो शेर और शेरनी, जब शेरनी प्रेग्नेंट होती है तब मतलब वैसे देखा जाए तो शेरनी ज्यादा शिकार करती है जब प्रेग्नेंट नहीं होती है, पर शेरनी जब प्रेग्नेंट होती है ना तब शेर शिकार करता है और वो कभी खाली नहीं जाता है, ऐसा बोलते हैं। सो यू नो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोऑर्डिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी के दौरान मेल ने बाकी बाहर की चीजों को देखना बहुत जरूरी है, और उसमें थोड़ा सा एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन से भी सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। उसके ऊपर बहुत सारे लॉज रेगुलेशंस भी है, बट बहुत बार यू नो एक प्रेगनेंसी अगर हो गई, अगर मान लो कोई कोवर्कर को प्रेगनेंसी हो गई, तो बाकी जो कलीग्स होते हैं इंक्लूडिंग फीमेल कलीग्स, वो उसको है ना एक प्रॉब्लम तरीके से देखते हैं। सो हमें एक दूसरे के प्रति समानुभूति रखनी चाहिए, एम्पथी रखना चाहिए, और वो एक सपोर्टिव इवेंट के जैसे हमें कैरी करना चाहिए। तो एक दूसरे के साथ साथ अच्छा व्यवहार, थोड़ा योगा प्रैक्टिस में मैं जनरली यही बोलूंगा कि थोड़ा ओमकार चैंटिंग, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस और माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस, यू नो। और जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, ऐसा ही भाव मन में बार बार रखना और सिर्फ अच्छा ही देखना। मतलब एक होता है कि यू नो ये हम जो देखे वही हमें अनुभूति होती है। अगर अच्छा ही देखेंगे तो सब अच्छा ही होता है, और एट द सेम टाइम जो भी आप मेडिकेशन लेंगे या थोड़ा भी प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए उचित सलाह डॉक्टर से समय पे लेते रहे। दिस इज माय एडवाइस। सर इसमें क्वेश्चन है नहीं बट मैं ऐड करना चाहती हूँ क्योंकि अभी ये टाइम है ऐसा कि लोग रील्स स्क्रीनिंग सोशल मीडिया इसमें रहते हैं जिसकी वजह से प्रेग्नेंट मदर भी प्रॉपर स्लीप नहीं कर पाते, तो उनके लिए आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे कि स्क्रीन टाइम को कम करके कुछ किस तरह से उनको प्रॉपर एक टाइम पे सोना चाहिए या कैसे एडेक्वेट स्लीप कैसे वो ले सकते हैं इसके लिए? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये कि मैं इसके लिए बताना चाहूंगा कि हम ज्यादा जानने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि ज्यादा काम करें। यू नो, हम ज्यादा अगर स्क्रीन एक्सपोजर में रहते हैं तो हमें ना दुनिया भर का ज्ञान दुनिया भर के लोग बांटते रहते हैं। अपने देश में तो ऐसा कोई नियम कानून है नहीं कि जिसमें हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पे कौन बोल पाए या कौन ना बोल पाए। बहुत सारे ऐसे देश है कि अगर हेल्थ के ऊपर काम और या बात करना है आपको सोशल
प्लेटफॉर्म पे तो यू मस्ट हैव दैट क्वालिफिकेशन। पर इंडिया में मतलब जो बंदा कभी मेडिकल स्कूल नहीं गया या जिसको एबीसीडी तक नहीं पता हेल्थ के बारे में, वो भी ज्ञान देते हैं, यू नो। सो जनरली इस प्रकार के जो एडवाइसेस होते हैं जो कि एक सेंसेशन बेस्ड है, यू नो, इंफॉर्मेशन ये हमेशा नॉलेज में तब्दील हो ये कोई जरूरत नहीं है, यू नो। इंफॉर्मेशन का इंटरप्रिटेशन की एबिलिटी मतलब नॉलेज होता है। अभी सोशल मीडिया से दूर जितना रहेंगे उतना सही होगा, क्योंकि उसमें होता है कि अगर प्रेगनेंसी में पेट में दर्द हो रहा है तो तुम्हारे इसमें ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो दे आर अननेसेसरीली क्रिएटिंग पैनिक। सो मेरी यही सलाह है कि अगर आपको कुछ एजुकेशन चाहिए तो आप जो भारत सरकार की, महाराष्ट्र सरकार या दूसरे स्टेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उसमें इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो पढ़ो सिंपल भाषा में। ये जो अपनी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट होती है उसमें ना बेसिक बात की जाती है जिसमें सेंसेशन नहीं बेचा जाता, यू नो। सोशल मीडिया पे सेंसेशन बेचा जाता है कि कुछ भी करके आपका ध्यान आकर्षित कर लिया जाए। तो प्रेगनेंसी में जनरली अगर पैनिक तो जल्दी हो जाती है महिला, क्योंकि वो बहुत वल्नरेबल टाइम है। एक कहावत है कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा अगर काम होगा तो होता है शादी करना, घर बनाना, और उसमें मैं और एक ऐड बनाना चाहूंगा कि बच्चा पैदा करना सबसे डिफिकल्ट काम होता है। सो ऐसे बहुत, यू नो, एक कली है जो कि बड़ी हो रही है, यू नो, पेट में एक छोटा सा बच्चा है जो कि जीवन में आने के लिए कोशिश कर रहा है। सो उसमें ऐसे निगेटिव इवेंट अगर आएंगे सोशल मीडिया के थ्रू तो वो है ना माता और पूरे फैमिली के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। मैं तो सबको यही बोलूंगा कि हेल्थ रिलेटेड कंटेंट आप जो अनऑफिशियल सोर्सेज से पढ़ो ही मत, सुनो ही मत। सो दिस इज माई एडवाइस। जो भी पढ़ना है वो ऑफिशियल सोर्सेज से या डॉक्टर से वेरीफाई करके ही आप उचित सलाह परामर्श के माध्यम से लें। Thank you, sir. These are all the questions that I had for you. Finally, would you like to convey any message from your side for the audience? Yes, thank you very much for this interaction. मेरा मैसेज बस एक ही रहेगा कि डिप्रेशन जैसे होता है ना कि जैसे न्यूटन्स ने एक किया था कि एप्पल नीचे ही आया ऊपर क्यों नहीं गया, यू नो, वैसे हम सब लोगों के मन भी है ना उदासी की तरफ ही बढ़ते हैं, यू नो। अंधेरा हमेशा कायम रहता है, लाइट है अगर रूम में फिर भी अंधेरा रहता है, बस वो लाइट से मास्क किया होता है। तो जीवन में जब जब कठिनाई आएगी तब अंधेरा, डिप्रेशन का अंधेरा हमेशा आएगा। तो डिप्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमेशा जरूरत मतलब जो है कोशिश करनी चाहिए। प्रेगनेंसी में ये कोशिश ज्यादा हो, पर वो कोशिश फैमिली इंटरेक्शन को अच्छा बनाना, समय पे खाना, समय पे सोना, यू नो, उचित सलाह लेना। अगर कोई मानसिक बीमारी के लक्षण है तो उसमें ट्रीटमेंट से ना कतराना, क्योंकि मेरा अभी अगर ट्रीटमेंट में अगर ये हो गया, मेडिकेशन का कोई साइड इफेक्ट हो गया बच्चे को तो क्या होगा, ये है ना, इसका आंसर येस और नो में नहीं। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जो कि बहुत डिटेल में डिस्कस करना चाहिए साइकियाट्रिस्ट के केबिन में, और वो जो बाकी ट्रीटिंग डॉक्टर है उनके साथ भी अच्छे से प्रोफेशनली कन्वे करना चाहिए। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो होलिस्टिक वे कंबाइंड ट्रीटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट। थैंक यू वेरी मच, मैडम। Thank you so much, doctor, for sharing your such valuable insight on topic of understanding postpartum depression. Hope viewers found this session informative and practical. Thank you once again, doctor, for joining us. Thank you for time, sir. Have a nice day. Thank you. Thank you, sir. Thank you.